हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ेंगे। हिंदी में इसको हम लोग विस्थापन धारा भी कहते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हमें थोड़ा पीछे का रिवीजन करना होगा। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर में हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यह एक करंट कैरिंग वायर है और अगर इस करंट कैरिंग वायर में आई की करंट फ्लो हो रही है तो ऑस्टेड ने बताया था कि अगर हम इस करंट कैरिंग वायर के पास एक कंपास नीडल लाते हैं तो क्या होगा, उसमें डिफ्लेक्शन शो होता है। तो अगर इस करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है तो उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सबसे पहले हमें एम्पियर सर्किटल लॉ के थ्रू पता चलता है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो अगर हम इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हमने क्लोज लूप फॉर्म किया तो ये क्या हो गया, हमारा एक क्लोज लूप। तो इस एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई नेट करंट। मीन्स ये जो मेरा सर्कुलर लूप था, इस लूप से जितना करंट फ्लो कर रहा था उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते थे। मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे, जब उन्होंने देखा कि अगर हमने एक कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर लिया है हमने, इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो सोर्स लिया एसी सोर्स, अगर हमने एसी सोर्स को लगाया तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होने लगता है, करंट फ्लो होने लगती है। तो हमने कंसीडर किया कि जो कंडक्टर है मेरा, वहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है उसको हमने नाम दे दिया आईसी की करंट फ्लो हो रही है। तो सबसे पहले मैक्सवेल ने एक क्वेश्चन राइज किया कि अगर हमारे इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम नहीं है, मीन्स कोई कंडक्टिंग मीडियम नहीं है, दोनों प्लेट्स के बीच में या तो कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा या कोई फ्री स्पेस होगा। तो जब कोई कंडक्टिंग मीडियम नहीं है तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और अगर यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये जो प्लेट्स के बीच में जब उन्होंने कंपास नीडल लाए तो कंपास नीडल लाने पे उन्होंने देखा कि इस कंपास नीडल में क्या होने लगा, डिफ्लेक्शन होने लगा। जब वो कंपास नीडल लाए यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच में रखा तो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन होने लगा। तो सबसे पहले उन्होंने इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि जब तक कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो होती है तो वहाँ पे आईसी वर्क करता है, और जब हमारा कैपेसिटर के बीच में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक नया टर्म उन्होंने ऐड किया जिसको उन्होंने आईडी का नाम दिया। मीन्स जब हम कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो कोई करंट फ्लो होगी तो वो करंट फ्लो क्या होगा, आईडी होगा। तो उन्होंने बताया कि जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ था, ये एक कुछ मिसिंग टर्म था, इसमें कुछ टर्म्स मिसिंग था। तो उन्होंने एक टर्म को ऐड किया जिसको नाम दिया उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट। उन्होंने उस टर्म को नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट को उन्होंने आईडी से रिप्रेजेंट किया। तो उन्होंने कहा कि जो मेरा एम्पियर सर्किटल लॉ है वो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई सी प्लस आई डी के इक्वल होगा। तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरा कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तब तक आईसी वर्क करेगा, और जब हम कैपेसिटर के बीच में बात करेंगे तो वहां पे हमारा आईडी वर्क करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जब मेरे कंडक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे आईसी वर्क करेगा और यहाँ पे आईडी की वैल्यू आपकी 0 रहेगी, और अगर हम कैपेसिटर के बीच की बात करेंगे तो यहाँ पे आईसी वर्क करेगा और यहाँ पे आईसी की वैल्यू जो होगी वो वैल्यू 0 रहेगी। ऐसा फिनोमेना क्यों हुआ? अगर हम इसके पीछे की फिजिक्स की बात करें तो जब हमारा एसी साइकिल को हमने इस कैपेसिटर के अक्रॉस लगाया तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी। ठीक है, लेकिन जब हमारी नेक्स्ट साइकिल आएगी तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फिर चेंज होगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो कैपेसिटर्स की जो प्लेट्स होती है उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो ड्यू टू द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन
हमारा कैपेसिटर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वही मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो है कंपास नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया था। तो चलिए देखते हैं कि अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कितनी होती है, उसको हम कैसे फॉर्मूला ऑब्टेन करते हैं। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमने पढ़ा है। और सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। अब हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है तो फ्लक्स की वैल्यू होती है फाई इक्वल टू E इंटू A, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से हम लोग E की वैल्यू पुटअप करते हैं, तो E की वैल्यू है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट A। तो यहाँ पे A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Q की वैल्यू आ गई यहाँ पे Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हमें पता है कि किसी सर्किट में अगर करंट फ्लो होती है उस करंट की वैल्यू होती है I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे Q की वैल्यू लिख देते हैं। Q की वैल्यू है आपकी एप्सिलॉन नॉट फाई, तो D इंटू एप्सिलॉन नॉट फाई अपॉन डी टी। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो ये एक कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ से जो करंट की वैल्यू आई I इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, और इस वैल्यू को हमने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट करंट ID से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। एम्पियर सर्किटल लॉ का जो मॉडिफाइड फॉर्म है, अगर हम उसको लिखना चाहें तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, द इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स IC प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। तो ये क्या हो गया हमारा मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो फ्लक्स चेंज हो रहा था टाइम के रिस्पेक्ट में, उसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। तो एक तरीके से हमने स्टार्टिंग में जहाँ पे हम लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारा करंट अगर चेंज होती है तो उसके कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और ठीक उसी का वाइसा वर्सा भी ट्रू है कि अगर हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो उसके कारण हमारा करंट प्रोड्यूस होता है।